नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंद्र शुक्ल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चुनाव की, क्लब के चुनाव की, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्शन कैफे में हम स्टेट इलेक्शंस की बात करते हैं, लोकसभा इलेक्शंस की बात करते हैं, या फिर नगर जो निकाय चुनाव होते हैं उनकी बात करते हैं। फिर एक क्लब की बात क्यों? दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में संसद के पास बिल्कुल पास स्थित है, जिसमें जो सदस्य होते हैं वो या तो जो वर्तमान सांसद है वो होते हैं, या जो पूर्व सांसद हैं वो होते हैं। उसके जो चुनाव है वो पिछले 25 सालों से वहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो राजीव प्रताप रूडी साहब हैं, और कई बार तो वो निर्विरोध भी चुने गए हैं। इस बार हुआ ये कि वहाँ पर बीजेपी के ही संजीव बालियान उनके खिलाफ खड़े हो गए, तो ये चुनाव बड़ा रोचक हो गया। और बीजेपी, कांग्रेस, पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों में इसका जमकर प्रचार हुआ। संजीव बालियान के समर्थन में खुलकर जो है निशिकांत दुबे आ गए, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब ये सांसदों और पूर्व सांसदों के बैठने की जगह नहीं है, ये जो है वो दलालों का एक तरह से अड्डा बन गया है। तो काफ़ी मतलब मिर्च मसाला भी देखने को मिला मीडिया के लिहाज से अगर बात करें। लेकिन फाइनली जो जीत हुई वो राजीव प्रताप रूडी की हुई। राजीव प्रताप रूडी का जो पैनल था वो 15 सदस्यीय पैनल था, जिसमें कि बीजेपी के अलावा सपा, टीएमसी और दूसरी पार्टियों के भी सदस्य थे। तो बालियान साहब ने कहा है कि विपक्ष ने पार्टी लाइन पर वोट किया, जबकि ये कोई दलगत चुनाव नहीं था। इस वजह से राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई है, 100 वोटों से जीत हुई है राजीव प्रताप रूडी। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बाबा से बात करते हैं, क्योंकि बाबा कल रात को 3 बजे तक ये चुनाव कवर कर रहे थे, और आपने रूडी से भी बात की, बालियान साहब से भी बात की। बाबा, ये क्लब का चुनाव है, इतनी चर्चा क्यों हो रही है? सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, मेरी पूरी टाइमलाइन भरी हुई है उसको लेकर। हाँ, बहुत ट्रेंड कर रहा है। देखिए, कहने को ये एक क्लब का चुनाव था, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरह से आप देखें तो भारतीय राजनीति की पूरी झलक मिलेगी। किसी ने कहा कि ये चुनाव जो है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइप हो गया, एकदम कोई पार्टी उटी का बैरियर था नहीं वहाँ पर। तो छोटा सा चुनाव पहले होता था। आपको बता दूं कि 100 वोट पड़ते थे। 1200 कुछ मतदाता हैं इसमें, 1295 मतदाता हैं। 2009 में भी चुनाव हुए, 2014 में भी हुए, 2019 में हुए, और अब 2024 में हुए। ठीक है, पिछले 4 बार से रूडी साहब वहाँ पे जीतते आए हैं, और रूडी साहब ने बहुत कायाकल्प किया उस क्लब का। अच्छा, शायद निर्विरोध वाली बात मैंने शायद गलत कही। नहीं, चुनाव होते थे हमेशा। हाँ, अलग अलग पदों के लिए होते थे। अच्छा, हाँ। एक बार तो रामनाथ कोविंद साहब भी लड़े थे रूडी साहब के खिलाफ। अच्छा। 2 बार जेपी अग्रवाल लड़े हैं। जेपी अग्रवाल लड़े हैं। जेपी अग्रवाल को हराया रूडी ने 2 बार, पिछली बार और उसकी पिछली बार। और उसके बाद विजय गोयल साहब भी लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी हुआ नहीं है, ऐसा खूब हुआ है। कांग्रेस बनाम बीजेपी भी हुआ, लेकिन अधिकतर चूंकि ये क्लब है ना, पहले अपने दर्शकों को ये समझना चाहिए कि महज सांसद होने के नाते या पूर्व सांसद होने के नाते आपको वोटिंग का अधिकार नहीं है। आप जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, आप पत्रकार हैं, इसका मतलब आप वहाँ वोट नहीं डाल सकते, आपको वहाँ का मेंबरशिप लेना तो मेंबर कितने हैं? मेंबर हैं केवल 1295। हजारों हजार सांसदों में 1295 है। सांसद या पूर्व सांसद मेंबर बन सकते हैं। हाँ, हम और आप नहीं बन सकते। हम और आप नहीं बन सकते। इस बार रूडी साहब से बात की है, अभी बाद में खुलासा करूंगा मैं कि क्या कंसेशन हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल हो गया, क्योंकि 2 उम्मीदवार, दोनों जो है वो मजबूत उम्मीदवार थे, और कहा गया कि एक उम्मीदवार को जो है बीजेपी का एक बड़ा धड़ा सपोर्ट कर रहा है, उसके जैसे अपने निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा मैं खुल के साथ। हाँ, खुल के साथ हैं वो कैंपेनिंग, और खूब कैंपेनिंग भी है पूरे, चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा था ना, दोनों जो है इतने उन्होंने हाथ मिलाए होंगे। डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चल रही है, पार्लियामेंट में भी। राजीव रूडी और राहुल गांधी का जो हाथ मिलाने का वो तो बड़ा वायरल हुआ था फोटो। वो तो तय था ना कि भाई कांग्रेस किधर वोट करेगी। मतलब जब ये सब बातें सामने आने लगी कि कोई एक ऑफिशियल कैंडिडेट है तो विपक्ष को एक तरफ करना होगा। और इस चुनाव में देखिए, बालियान साहब जो है ना केवल एक ही पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, सचिव के लिए। बाकी पदों के लिए भी उनके पास कोई पैनल नहीं था। और आपको बता दूं कि 3 लोग ऐसे थे इस चुनाव में जो निर्विरोध चुने गए थे। राजीव शुक्ला चुने गए हैं, वो कल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के लिए। जो उसके बाद त्रिची शिवा चुने गए हैं कल्चर सेक्रेटरी के लिए, और जनार्दन रेड्डी ट्रेजरर। ये सब निर्विरोध चुने गए। लेकिन चूंकि बालियान साहब थे, इसलिए वोटिंग कराने की नौबत आई, और उसका तो रेस्ट इज हिस्ट्री है। मनोज्ञा, ये बताइए कि बालियान साहब ने तो ये कह दिया कि भाई विपक्ष ने तो पार्टी लाइन पे वोट किया, तो जो बीजेपी के वोटर्स हैं या पक्ष के वोटर हैं, उन्होंने कौन सी लाइन पे वोट किया? जो 290 वोट इनके आए हैं बालियान साहब के, वो कहाँ से आए हैं? हिंदी में कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। तो ये तो प्रूव हो गया, ये शायद पहला वो चुनाव होगा जिसमें पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी थी। 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री एक दूसरे के खिलाफ थे, और उसके साथ साथ बिहार वर्सेस यूपी भी था। बड़ा उसमें
कई सारे फ्लेवर्स थे। ऐसा आप सिर्फ एक एंगल से नहीं, अगर आप उसको हेक्सागन की तरफ भी देखें तो रेक्टेंगल की तरफ भी देखें, किसी भी तरह से देखें, इतने मल्टीपल एंगल्स थे। ये माना जा रहा था कि कौन किसका फेवरेट है। जिसे ऑफ रिकॉर्ड में एक बार बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये कहा था कि संजीव इज़ अ फाइटर। संजीव बलियान जब सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, तब भी मैंने उसे कोई काम बोला था और उसने वो किया था, और वो फाइटर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो फिर उसके बाद मार खाई या जो भी हुआ। भाई आप जब सत्ता में रहते हैं तब एक अलग तरीका होता है काम करने का, जब आप विपक्ष में होते हैं तो अलग तरीका होता है। तो ये 10 साल पहले की बात, जब लगातार संगठन का कार्य देख रहे थे, अभी भी देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन काफ़ी हद तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी। तो एक और ये था। दूसरी ओर राजीव प्रताप रूडी का अपना एक इमेज है, अपना एक स्टाइल है, अपनी एक पर्सनालिटी है। एज अ पायलट कह लीजिए या फिर एज अ मल्टी फैसेटेड टैलेंटेड लीडर, जो उन्होंने अपनी इमेज बनाई है ओवर द ईयर्स, जिसमें वो बार बार बतौर सिर्फ सांसद नहीं मिलते हैं, आप उनको कई किरदारों में मिलेंगे। और इस किरदार में उनको सबसे बड़ा फ़ायदा उनकी ऑल पार्टी लाइन अप्रोच का था कि वो हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आप मान लीजिए, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो इमेज रही है और उनकी जो बातचीत करने का स्टाइल रहा है, और जैसा बाबा ने कहा कि पैनल था और एक और सचिव बना सचिव की लड़ाई थी। तो वही दूसरी ओर उनके लिए जैसे कैंपेनिंग हुई संजीव बलियान जी के लिए, बार बार निशिकांत दुबे खुले तौर पर हर जगह जहाँ गए हैं कैंपेनिंग की है, समर्थन किया है, वोकल रहे, और हारने के बाद भी ट्वीट किया कि मैं संजीव बलियान के साथ था, हूँ और ये इस तरह का निशिकांत दुबे ने ये उसके बाद ट्वीट भी किया। वो पोस्ट करना वो एक तरीका है बताने का कि हमने जो किया, हमने कई ऐसे बयान भी होते हैं जो ये पता होता है कि निशिकांत दुबे कब, किस समय, किस तरह से, किस अंदाज में दे रहे हैं। तो अगर आप उसको भी रीड करें तो ये लड़ाई इस बार सिर्फ सामने जो दिख रहा था उससे कई गुना ज़्यादा, इसको मैं कहूँगी प्याज की परतों की तरह इसे समझना होगा इस लड़ाई को। क्यों बाबा? तो सुमित सर, ये जो प्याज की परतों की तरफ इशारा कर रही हैं और अंदर की कहानी नहीं बता रही हैं, आपको इनको पहले जवाब में चाहिए, व्यूज इनको टाइम स्पेंड नहीं चाहिए। जब तक वो 15 मिनट तक रुकेगा नहीं तब तक तुम्हारा फायदा नहीं है उसमें कुछ। अच्छा, आप टीजर दिया है आपको, अभी देंगे, अभी प्याज आप कुछ बताइए, उतारेगी फिर उसके बाद आपके पास क्या खबर है अंदर की? नहीं देखो, आपने कहा ना कि चुनाव, बाबा साहब ने पूछा कि क्यों ये चुनाव में दिलचस्पी थी, क्यों ये चुनाव खास हो गया, तो बीजेपी बनाम बीजेपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री बनाम पूर्व केंद्रीय मंत्री, दोनों व्यक्तियों को ड्रॉप किया गया कैबिनेट से, जो भी वजह रही हो। इस बार खैर तो चुनाव हार ही गए बलियान साहब तो, पर और उसके बाद में कांग्रेस के लोग भी इस क्लब के मेंबर हैं। कांग्रेस के लोगों को किसी एक को वोट करना था, तो एक किसी कांग्रेसी को, एक किसी भाजपाई को वोट देना है, इसीलिए चर्चा का विषय बना। अब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला, अब किसको वोट डाला होगा, ये चर्चा का विषय होगा कि नहीं होगा, कि रूडी को देंगे कि बलियान को देंगे। इसीलिए मीडिया की दिलचस्पी थी, इसलिए देश की दिलचस्पी थी कि आखिरकार क्यों चल रहा है। और गृह मंत्री भी, और नहीं, हाँ, गृह मंत्री ने वोट डाला, नड्डा साहब ने वोट डाला, किसको डाला? मंत्रियों ने वोट डाला। इसके अलावा भी इस पूरी लड़ाई को एक रंग और दिया गया सोशल मीडिया में कि ये ठाकुर बनाम नॉन ठाकुर की लड़ाई भी चल रही है। एक तरफ ठाकुर लॉबी लगी हुई है जो राजीव प्रताप रूडी के साथ लगी हुई थी, और जिसमें कई सारे लोगों ने आके ऑफिशियली इस तरह के बयान भी दिए, बाइट भी दी कि वो स्पेशली आए वोट देने के लिए, इस कल की तारीख में आए, वोट दिए, चुपचाप और वोट दे के चले गए। ऐसे कई बड़े लोग आए हैं, बाबा बताएंगे, बाबा वहाँ मौजूद थे, हम तो थे नहीं वहाँ, हम कैसे बताएं, अगर बाबा बताना चाहें तो। दूसरा, निशिकांत दुबे साहब का खुलकर संजीव बलियान के समर्थन में आ जाना, चुनाव के पहले और चुनाव के दिन जब वोटिंग चल रही हो, उन्होंने कहा बदलाव की बयार है, इस बार बदलाव होकर रहेगा। तो निशिकांत दुबे और राजीव प्रताप रूडी संयुक्त बिहार से आने वाले बीजेपी के दो चेहरे हैं, दोनों अगड़े समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक ब्राह्मण हैं, एक ठाकुर हैं, और दोनों एक वक्त में अच्छे दोस्त रहे हैं। तो इसलिए भी चर्चा का विषय बना कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एक बिहार के नेता को, या आप झारखंड मान लीजिए, निशिकांत दुबे को संजीव बालियान का साथ देना पड़ा या खुलकर बोलना पड़ा बजाय रूडी के, और उन रूडी के जो उनके अच्छे मित्रों में माने जाते रहे हैं, और इनफैक्ट अभी भी मित्र होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बैर हो गया, पर ऐसा क्या हुआ कि वो उनके विरोध में किसी कैंडिडेट और किसी और को सपोर्ट कर रहे थे, और वो रूडी जो पिछले 4 या 5 टर्म से लगातार वहाँ पर बने हुए हैं, 4 बार से 4, ये 5वां टर्म उनका होगा,
मतलब 20 साल से उस जगह के वो सेक्रेटरी हैं। और ये हम सब वहाँ जाते आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पब्लिक के लिए खुला हुआ है, ऐसे ही कई सारे इवेंट सेमिनार वहाँ होते रहते हैं। तो बदलाव तो आया है जब से राजीव प्रताप रूडी ने वहाँ की कमान संभाली है। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी जिसको हो, पर वो क्लब के रहन सहन में, आने जाने में, देख रेख में, वहाँ की जो टीम है, जो स्टाफ काम करता है, उसमें प्रोफेशनलिज्म आया है, जो कि बाकी सरकारी माहौल में, सरकारी क्लब जो होते हैं नहीं होता है, अमूमन नहीं दिखाई देता है। तो चाहे इसका फ़ायदा मिला हो राजीव प्रताप रूडी को, लेकिन मेरे लिए तो अभी भी दिलचस्पी का विषय ये है कि किसको वोट दिया सोनिया गांधी ने और किसको वोट दिया अमित शाह साहब ने। आई डोंट नो, यू टेल मी। इनको पता है किसको वोट दिया, ये आजकल बहुत करीब से कांग्रेस कवर कर रहे हैं। नहीं, वो जो आपने कहा ना, उसका वीडियो भी है। सोनिया गांधी ने राजीव रूडी से कहा कि डोंट वरी, हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, और वो अच्छा। हाँ, वो रिकॉर्ड हुआ है। देखिए वहाँ पे ये जब राजीव शुक्ला और दीपेंद्र हुड्डा जब उनके पैनल में है रूडी साहब के, तो कहाँ देंगे वोट? नहीं, देखिए ऐसा है, हाँ देखिए ऐसा है कि ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई तो थी, लेकिन राजीव रूडी जो इस टाइप जो कंप्लीट अपोजिशन है उसके भी उम्मीदवार थे, और उनको पूरा अघोषित समर्थन था। इसीलिए आपने देखा कि जया बच्चन से लेके और जितने भी अपोजिशन के लीडर्स थे, बड़े बड़े नेता जो है, उन्होंने, भाई सोनिया गांधी का जाना एक अपने आप में मैसेज था। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसदों से ये कहा गया था कि जो भी मेंबर्स हैं, एक्स एमपी या एमपी, वो जाकर वोट डाले। एक दिन पहले फ़ोन गया सभी सांसदों को, मुझे एक सांसद ने कंफर्म किया कि हमारे पास फोन अंदर की कहानी बता। हाँ, पार्टी की तरफ से फ़ोन आया था कि आपको किसको वोट देना है, और वोट किसको गया, सभी जानते हैं, जो जीते हैं रूडी साहब, उनको वोट गया। तो देखिए ये बेसिकली दो लॉबी की लड़ाई थी। ये एक देखिए, ये जो अभी जो संसद में जो लड़ाई चल रही है ना, ये जो वोट चोरी का मुद्दा जो है, एक देखिए अपोजिशन के अंदर एक ये बात आई है कि सरकार को हमको घेरना है हर जगह। अब वो छोटा सा क्लब है, देखिए वो सिर्फ एमपी और एक्स एमपी वही उसके मेंबर हैं, कोई आम आदमी मेंबर है नहीं, कोई जर्नलिस्ट कोई मेंबर है नहीं। तो सवाल ये है कि एक छोटे से मेंबर में जहाँ पे 100 आदमी 150 लोग वोट करते थे, इस बार कैसे 600 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया, 700 से ज़्यादा। हाँ, 700 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया। तो सीधा इसका देखिए मैसेज ये था कि जो संजीव बालियान साहब थे, उनको बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद था भाजपा के। तो सवाल ये संजीव बालियान या राजीव रूडी का नहीं था, सवाल ये था कि जो लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे उनको हराना है। ये अपोजिशन के अंदर था कि एक जो लॉबी है जो उनको आशीर्वाद दे रही है उसको हराना, इसलिए ये हुआ। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं कि देखिए राजीव रूडी के लिए भाजपा के एक मुख्यमंत्री भी इंटरेस्ट ले रहे थे, वो एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि भाई रूडी साहब को वोट करना है। तो ये भाजपा का भी इंटरनल एक जो है, देखिए लोकतंत्र में तो ठीक है कि आप चुनाव हो रहा है, भाई दोनों एक ही पार्टी के हैं तो लोग ले सकते हैं, लेकिन बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था। अभी आपने देखा वो कंगना रनौत ने कहा कि हमारे जैसे नए सांसदों के लिए बड़ी मुश्किल थी कि भाई दोनों भाजपा के, हम किसको वोट दें किसको ना वोट दें। तो ये देखिए एक सिंपल चुनाव नहीं था कि एक सिर्फ क्लब का चुनाव था, देखिए इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। अब अमित शाह वोट डालने गए, अमित शाह आप सोच सकते हैं कि ऐसे किसी क्लब के चुनाव में वोट डालने जाएंगे, या सदस्य हैं तो क्यों जा सकते हैं? नहीं भाई, इससे पहले भी तो चुनाव होता रहा है, लोग नहीं गए हैं। वही तो अभी बात इन्होंने कहा ना कि जेपी अग्रवाल भी लड़े, कोई जानता भी नहीं होगा कि कौन कौन कैंडिडेट रहा, कब रहा। तो ये, लेकिन इस बार चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल इलेक्शन हुआ। दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, देखिए हम लोग तो उस क्लब में बहुत हम लोगों ने कवर किया है, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, उसकी तस्वीर बदल गई। पहले तो क्या था कि पुरानी कुर्सियां थी, पुरानी बिल्डिंग थी, अब बिल्कुल उसकी तस्वीर बदली है। हालांकि एक चीज़ ये है कि उसमें सिर्फ सांसदों के अलावा कोई और मेंबर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए मैं एक आम आदमी के उससे भी एक आपको ज़रूर कहूँगा कि देखिए जो लुटियंस के जितने भी क्लब हैं ना, चाहे आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देख लीजिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर देख लीजिए, या इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, या ये अभी ये सेंटर है, तो इसमें क्या देखिए आम आदमी का जो है ना उसमें मेंबरशिप नहीं मिल पाती है। एक लोगों को एक कष्ट होता है कि ये देखिए ये एलीट और जो वीआईपी और एमपीज़ या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो मेंबर बन जाते हैं, आम आदमी को बहुत परेशानी हो जाती है, ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। अभी आप या हम मेंबरशिप लेने जाएं, इसमें अभी किसी आप इंडिया हैबिटेट में चले जाइए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चले जाइए, आपको मेंबरशिप बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो सवाल ये है कि देखिए आम आदमी के लिए भी मैं ज़रूर आपका इस मंच से कहना चाहूँगा, आम आदमी को क्यों बनना है? आपके नहीं पास क्यों भाई, प्रेस क्लब नहीं है, कल्चरल एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। तो ये सवाल है कि भाई ये है कि हर जगह अपनी नाक घुसाने का क्या आ गया? इन क्लब के दरवाजे जो हैं उनके लिए बंद है। नहीं, मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में कई सारे एग्जीबिशंस होती हैं, पेंटिंग्स की, कई कल्चरल इवेंट्स होते हैं, मैंने कितने अटेंड किए हैं। मैं मेंबर नहीं हूँ भाई, इनविटेशन आता है या आप अखबार में पढ़ते अच्छा, हो। मुझे तो पता भी नहीं कि उसकी मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है, मुझे आइडिया नहीं है उसका। अगर नहीं, सारे ये सब क्लब्स हैं और इनकी लाखों रुपए की फीस है। और क्लब मैं आपको बता देता हूँ, IIC, IHC,
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, हाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, गोल्फ क्लब हो गया, दिल्ली गोल्फ क्लब हो गया, नोएडा गोल्फ क्लब हो गया, जिमखाना हो गया, इन सब की मेंबरशिप और लाखों लाखों रुपए की फीस है। सबसे सस्ता प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है। ये बाबा उसके में, हाँ पूर्व अधिकारी हैं बाबा भी। वहाँ चुनाव एनडीटीवी वर्सेस एनडीटीवी लड़ चुके हैं वैसे, वाइस प्रेसिडेंट एनडीटीवी वर्सेस एनडीटीवी हुआ था इनके पैनल में तो। बाबा का वहाँ भंडारा चलता है वैसे, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बाबा का भंडारा चलता है। विचित्र जी को माइक दूं उसके पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इसमें विचित्र जी की बहुत दिलचस्पी थी इस चुनाव में। ये मेंबर नहीं है, लड़ने नहीं गए, देखने नहीं गए, पर ये लगातार किसी एक को सपोर्ट कर रहे थे और आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कवर भी नहीं करने गए, लेकिन ठकुरैती यहीं से कर रहे थे। नहीं सर, ये देखिए, ये पूरा जातिगत आरोप है कि भाई राजपूत हैं तो राजपूत को सपोर्ट कर रहे थे। हमने कभी नहीं कहा, ये आपने कहा। अरे मैं पहले साफ कर देता हूँ, ये चुनाव निश्चित रूप से जाट बनाम ठाकुर उस पर लड़ा गया है, पूरी गोलबंदी हुई है, ये कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये 2 मिनट वाला आपका खत्म हो गया है कि नहीं, आप विस्तार से कर सकते हैं। नहीं हमको नहीं, मुझे विस्तार से नहीं, थोड़ी वो बात करनी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। पहली बात तो इसमें जो कुछ बातें कही जाई हैं उसमें नोवेल्टी नहीं है, कोई नयापन नहीं है। नयापन एक ही है कि इसमें विपक्ष बेवजह का खुश हो रहा है, विपक्ष हारा हुआ है, फायदे में बीजेपी है, चाहे बालियान जीते या रूडी जीते। आप अपना मन बहलाने के लिए कि देखो रूडी को जिता दिए, पार्टी का चुनाव थोड़े ना था, ये तो चुनाव इंडिविजुअल्स का था। फिर क्यों खुश हो रहे हैं भाई? फिर क्यों खुश हो रहे हैं? खुश तो इस बात पे हो रहे हैं कि शादाब जी ने जो इशारा किया, कोई इशारा क्या, साफ बोले ना भाई, इशारा तो ये हो रहा है ना कि भाई अमित शाह को मतलब कि झटका लगा है, यही हो रहा है इशारा ना। वो इशारा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि रूडी को वो नहीं चाहते थे। मैं नहीं जानता कि वो किसको चाहते थे, नहीं चाहते थे, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि फायदे में बीजेपी है। विपक्ष अगर बुद्धिमानी करता, मैं कल भी बोल रहा था कि विपक्ष को चाहिए था कि 2 उम्मीदवार थे, अपना एक तीसरा उम्मीदवार उतारता और अपना जिता लेता, तब विपक्ष की एक कामयाबी होती। विपक्ष के लोग ये तो रही एक पैनल में है ना। अच्छा बाबा, आप नीचे कितने हैं वो महत्व, यूनिवर्सल है, वो सबके हैं। राजीव शुक्ला जी के जितने मतलब नहीं मैं दूसरी बात भी कह रहा यूनिवर्सल हूँ, पेरेनियल वर्ड नहीं उनके लिए। उनके नहीं हम कह रहे हैं कि सवाल इंटरेस्ट किस बात में है। आप नीचे कौन कितने सदस्य हैं उसमें नहीं, मेन सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, वो महत्वपूर्ण पद है भाई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस समय बीजेपी में भी खींचातानी थी, या कांग्रेस में भी प्रणब मुखर्जी, सब लोग चाहते थे, सबको पता था कि मंत्री बन जाएंगे। सवाल तो प्रधानमंत्री का था ना। तो यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का मामला था, और इस मामले में बीजेपी के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ नहीं मालूम। मुझे लगता है कि विपक्ष को अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहिए था। विपक्ष को इस मामले में भी यदि राजनीति हो ही रही थी तो एक फाइटर या फिर जो किलर इंस्टिंक्ट था वो दिखाना चाहिए था। ये इस तरह की गिमिक वाली पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं। विपक्ष का बात नहीं था, क्योंकि देखिए रूडी के साथ ये है कि रूडी ने पहले टेक ओवर किया, एक टर्म हुआ, 2 टर्म, उसके बाद लोग बोला तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम ही लड़ो। इस बार तो बात इज्जत पे आ गई थी और कोई उतना टाइम दे तभी तो कोई। यहाँ तो देखिए फ्राइडे आफ्टरनून के बाद एक भी सांसद दिल्ली में मिलता नहीं है, तो कौन क्लब बनाएगा, कौन वहाँ पे स्विमिंग पूल का देख रेख करेगा। अभी आज के दिन दिल्ली का सबसे बेस्ट जिम है वहाँ, जिसके लिए बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपया दिया है। उसके पास बेस्ट स्पा है, आप अंदर जाएंगे तो बेकरी शॉप है, रेस्टोरेंट है, ढेर सारे स्पीकर हॉल, डिप्टी, पूरे बहुत अच्छी चीज़, स्विमिंग पूल है, क्या नहीं ऊपर बहुत रूम्स है, और तो वो काबिलियत पे भी हुई। लेकिन मैंने जो कल बात की बहुत लोगों से, उन्होंने कहा कि अब जो तुम्हारे क्लब में होता है ना, अब हम भी कैप करेंगे कि अब कूलिंग पीरियड रहेगा, लेकिन उतना काबिल आदमी भी कोई मिलना चाहिए जो उतना उसमें टाइम इन्वेस्ट करे। अब रूडी साहब के पास है टाइम, तो अपना दिल्ली बिहार करते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मेरे ख्याल से आप दोनों लोग जवाब दीजिएगा, और मनोज्ञा पहले आप ले लो भाई। अब इस चुनाव के बाद, जिसमें जैसा कि हम सबकी चर्चा से निकल कर आ रहा है कि अमित शाह साहब को झटका लगा और रूडी साहब चुनाव जीत गए, तो इसका मतलब रूडी साहब को विपक्ष ने वोट किया। सोनिया गांधी, खड़गे, जितने भी लोग, जया बच्चन, प्रियंका चतुर्वेदी, जो भी दिखाई दिए, सब लोगों ने मान लिया जाए कि रूडी साहब को जिताया। तो अब जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो रूडी साहब को भाजपा टिकट देगी, या ये चीज़ याद रखी जाएगी कि उन्होंने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को एक तरीके से झटका दे दिया था? इसका असर क्या होगा रूडी के अपने राजनीतिक करियर पर? तो कोई असर नहीं होगा, वो जहाँ है उससे एक पद ऊपर ही चला जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक
जैसा विचित्र जी ने कहा, जीत एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही था। तो वही गालिब खुश होने के लिए ख्याल अच्छा है, ये हो सकता है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये कि आपने विपक्ष को लामबंद करके अपने ही उम्मीदवार को जिता दिया। मैं इस मामले में ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप बीजेपी की राजनीति देखते हैं तो जो आपको दिख रहा है वो राजनीति है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वही असली राजनीति है। तो जीते कोई भी फायदा मनोज्ञा जी, बीजेपी को, और उसमें लामबंद करने की जरूरत थी ही नहीं कुछ, उसमें जीतता तो कोई बीजेपी वाला ही, नहीं, चाहे वो लामबंद करे चाहे ना करे। नहीं, क्योंकि संजीव बालियान को पूरा विपक्ष एक साथ आकर वोट नहीं करता। ये बात सही है कि चुनाव पहले भी हुए हैं, लेकिन क्या इतने बड़े बड़े नेता खुद आके वोट करते थे? पहले 19 में नहीं करते थे। आप विश्वास कीजिए, ऐसे कई राज्य हैं जहां के विधायकों को, ठाकुर विधायकों ने लगातार कैंपेन किया है राजीव प्रताप रूडी के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टीज। तो ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांसद थे, कैंपेनिंग नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक चल रही थी कि नहीं भाई इस बार इनको जिताना है। तो आप सिर्फ ठाकुर, बिहार, जाट या फिर बीजेपी वर्सेस बीजेपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्सेस पूर्व केंद्रीय मंत्री देख लीजिए, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि काम किया है राजीव प्रताप रूडी ने, इसलिए उनको सबसे पहले जिताया गया। ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्ट है। मैं इसमें ऐड करूँगा, जैसे मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, आप भी वोट करने आते हैं, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। मेरा ये मानना है हर वोटर का एक ईगो होता है, जितना छोटा चुनाव होता है उतना ज़रूरी है। आपको फ़ोन नहीं करूँगा, आप वोट डालने आओगे या नहीं आओगे तो कहोगे अरे बाबा तुमने फ़ोन भी नहीं किया। इसलिए मैं हर वोटर करता। अब मान लीजिए आप आते हैं, आप वोट डालने आए प्रेस क्लब के चुनाव में, मैं भी खड़ा हूँ और कोई और मनोज्ञा भी खड़ी है, दोनों एनडीटीवी से, आप भी एनडीटीवी। आप फिर वहाँ पे सोचेंगे इनमें से कौन टाइम देगा, इसमें पिछले पहले रहा है तो इसने क्या किया है। ये सब फैक्टर वहाँ काम किया है, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स ये तो है ही, लेकिन ये फैक्टर भी काम किया है कि आपको मैं बताऊँ, दिलीप गांधी हैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर में जीते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट से जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहीं रहते हैं, उनको ढेर सारा काम ये कराना है वो कराना है, तो लोग वो भी देखता है। और क्लब के चुनाव में होता है, भले ही पार्टी पॉलिटिक्स की बात हम फिर इसमें अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है हाँ। कि रूडी साहब का एक्सेस था, अनुभव था, 20 साल रह चुके थे वहाँ पे, इसलिए वो एक नेचुरल चॉइस के तौर पे सामने आया, काम भी कर रहे थे। लेकिन फिर संजीव बालियान को चुनाव क्यों लड़ाया गया? संजीव बालियान क्यों चुनाव लड़े? ये कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई गई पार्टी के भीतर कि अपने ही व्यक्ति के सामने अपने ही व्यक्ति को खड़ा होने दिया गया? उसको मना क्यों नहीं किया गया? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें कुछ मिसकैलकुलेशन भी हो सकता है ना, जिन्होंने हवा भरी है कि नहीं हमें उतारना चाहिए, हमें बदलाव करना चाहिए। देखिए हर क्लब के चुनाव में होता है ना, जो नेक्स्ट पैनल होता है वो बोलता है बदलाव करना चाहिए। मैं इतना चुनाव लड़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हम अपना एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि हम इससे बेहतरी करेंगे। अगला कहा कि नहीं भाई यहाँ पे ये गड़बड़ी। और क्लब उलब ऐसी चीज़ है ना, आपको एक ने एक गलती तो निकाल, कुछ नहीं है तो कहोगे यार खाना खराब हो रहा है। स्विमिंग पूल एक मुद्दा वहाँ हो गया कि स्विमिंग पूल को ना हम हाफ करेंगे, इसको कुछ घेरवाएंगे, ऐसे नहाने में औरतें भी नहाती है। ये सब बड़ी बातें चर्चाएँ हुई हैं, लेकिन मुझे अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि उतने सारे लोग वोट करने आए, अपार्ट फ्रॉम ऑल द जाति उति, एक चीज़ उनके दिमाग में रहा कि वन मोर टाइम हम रूडी को देते हैं, क्योंकि वो मावलंकर हॉल बन के पूरा तैयार होना है। वो एक चीज़ कमी अब सबको खटक रही है कि वो एक बड़ा हॉल चाहिए, हॉल ऑडिटोरियम चाहिए। तो उस वक्त लगता है उसके चक्कर में भी उनको उसके काम पे भी वोट मिला है उसको। देखिए संजीव बालियान क्यों लड़े, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ी जानकारी मेरे पास है वो ये है कि देखिए भाजपा के अंदर भी बड़ी एक स्ट्रांग फीलिंग थी कि जितने भी एक क्लब हैं, राजीव रूडी साहब बहुत लंबे समय से वहाँ पे हैं, उन्होंने वो संभाल रखा। ये ठीक है कि उन्होंने काम बहुत किया है, लेकिन भाजपा के लोगों को भी, कुछ लोगों को लगता था कि एक ही व्यक्ति क्यों वहाँ पे काबिज है। तो ये एक भावना थी पार्टी के अंदर, या आप कहिए कि उनके सांसदों के अंदर कोई नया आदमी, आप कहते थे आपका सांसद है कि आप मत कहने लड़ो, से कहने से मानते या नहीं मानते, लेकिन ये कि कोई नया आदमी आया। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि भाजपा से ही दो कैंडिडेट क्यों आ गए, तो ये एक फीलिंग थी कि भाई किसी नए आदमी को मौका दिया जाए, कोई नया आदमी आए। एक ही आदमी बहुत दिनों तक कब्जे पद में ना रहे। वेल थॉट नहीं है। ये भी एक रीजन। यदि आपको रूडी को और उसकी कमेटी को चैलेंज करना था ना, तो आप पूरी तैयारी से लड़ते, समझ गए आप, पूरा पैनल लेके आते हैं। यहाँ पैनल ही नहीं है भाई साहब। रूडी ने जो चुनाव हम भी लड़ते हैं, तो हम एक तेलुगु जर्नलिस्ट भी रहता है, एक मलयाली जर्नलिस्ट भी रहता है, एक रीजनल का और रहता है, तो पूरा एक पैनल बनता है, जिससे कि लगता है कि बाकी लोग भी वोट करने आएंगे। तो वो तो वहाँ एक पैनल है, यहाँ आप एक अकेला आदमी लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आफ्टर थॉट हुआ है, देरी से सोचा गया है, किसी ने हड़बड़ी में सबको कन्विंस किया है कि नहीं इस बार लड़ जाना चाहिए। मुझे लगता है शायद अगला चुनाव ऐसी हो
तो तैयारी के साथ लगे। एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे देखिए जो अपोजिशन के कैंडिडेट ये बन गए रूढ़ी साहब, वो भी देखिए ऐसा नहीं है कि वो कोई अपोजिशन ने सोच के किया। जब ये चुनाव इतना हाई प्रोफाइल हो गया और भाजपा के अंदर ही जब कन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ मुख्यमंत्री इंटरेस्ट लेने लगे रूढ़ी साहब के लिए, तो पार्टी ने, और ये हुआ कि भाई बालियान साहब को बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता के नंबर 2 हैं, नंबर 3 हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तब अपोजिशन ने इंटरेस्ट लिया। अपोजिशन ने भी एक हफ्ते में ही ये सब रणनीति बनाई कि भाई उनको हराना है। इसलिए इतना आपने देखा कि अपोजिशन के सांसद, पूर्व सांसदों ने जाकर वोट डाला। एक चीज़ ये भी है कि ये उम्मीदवार ये चुनाव बहुत हाइप इसको इसलिए भी मिला कि जो दोनों उम्मीदवार थे, जो कास्ट वाली बात आ रही थी, ठाकुर वर्सेस जाट, दोनों मार्शल कास्ट हैं। मार्शल सिर्फ बाहुबल से नहीं, जुबान से भी कुछ ज़्यादा हैं ये, तो इनका एक अलग ये होता है। फिर आप पिछले कुछ समय का राजनीतिक समीकरण देखिए, यहाँ तक कि खुद बीजेपी के अंदर ही उत्तर प्रदेश में जहाँ से एमपी थे, चुनाव हार गए इस बार बागपत से ही हारे थे ना, मुजफ्फरनगर से ये संजीव बालियान उससे ठीक पहले जब विधानसभा का चुनाव 2022 का हुआ था, वहीं पर सरधना सीट पड़ता है ना उनका, संगीत सोम का ये कहना है कि हम हार गए क्योंकि इन्होंने हमको मदद नहीं की। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो संगीत सोम ने भी उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि वो राजपूत वर्सेस जाट का मसला चलता रहा। उससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला था, जो यहाँ की पहलवानों वाला मामला था, वो भी कहीं पहलवानों का मसला था, लेकिन वो धीरे धीरे जाट वर्सेस राजपूत हो गया था। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे इस चुनाव में भी ये हो रही थी। प्लस मुझे बीजेपी में लगता है कि बीजेपी का जाट वाला एक्सपीरियंस थोड़ा गड़बड़ रहा है, चाहे वो सत्यपाल मलिक का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, या उससे पहले वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस में चले गए फिर से। हाँ, लेकिन कौन कह रहा था कि आप कह रहे थे नहीं, मनोज्ञा जी कह रही थी कि संजीव बालियान एक तरह से देखा जाए तो निष्ठावान कार्यकर्ता थे या हैं, वो हम्बल भी बहुत माने जाते हैं और उनके पार्टी नेतृत्व के साथ अच्छी ट्यूनिंग है। तो एक वैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने में उन्होंने कोशिश की, हो सकता है एक कारण हो, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं फिर ये सारी चीज़ों के बाद कि पार्टी के अंदर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ दो चीज़ें होती हैं। शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भी लोग चुनाव लड़ते हैं। पूरी पार्टी चाहती थी कि वीवी गिरी को, नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए, और उसी पार्टी से जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि नहीं, नीलम संजीव रेड्डी बनेंगे, और नीलम संजीव रेड्डी को उन्होंने बनवा दिया। वीवी गिरी को बनाना चाहती थी पार्टी, नहीं सॉरी, अपने वीवी गिरी को बनवाना चाहती थी, ये पार्टी नीलम संजीव रेड्डी को बनवाना चाहती थी, और इंदिरा गांधी वीवी गिरी को चाहती थी, और नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी को बनवा दिया। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी 1972 में कांग्रेस में कि CWC का चुनाव चंद्रशेखर लड़े और जीते। चंद्रशेखर उनके विरोध के बावजूद लड़े और जीत भी गए। 1992 में तिरुपति में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था, बाबा को याद होगा, उस समय नरसिम्हा राव नहीं चाहते थे कि अर्जुन सिंह और शरद पवार चुनाव जीते ही नहीं, नरसिम्हा राव से भी वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट से जीते दोनों। और फिर क्या हुआ कि ये कह करके कि दलित और पिछड़ों को आधार देना है, उनसे इस्तीफा लिया गया, और फिर हुआ कि प्रधानमंत्री सबको शामिल करेंगे। तो ये पार्टी के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें यहाँ भी हुई होंगी। लेकिन फिर अंत में एक ही बात मुझे कहनी है, और वो ये है कि ले देकर ये फायदे में बीजेपी है। विपक्ष को कोई फायदा नहीं हुआ है, न तो नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश हो रही वो भी नहीं हुआ है। विपक्ष को अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहिए था, वो हार भी जाती तो भी रहता है कि नहीं वो लड़ते हैं। अभिजीत जी, आप वो करें, यहाँ कोई पार्टी लाइन पे थोड़ी हो रहा था कि विपक्ष लड़ा था। विपक्ष क्यों लड़ाएगा? एक पार्टी लाइन की बात नहीं थी, नहीं है ना, विपक्ष के लोग हैं ना, तमाम विपक्ष के लोग हैं, वो नीचे है। मैं तो वही कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है क्यों लड़ाएगा? जो काबिल कैंडिडेट होगा तो उसको तो था ही विपक्ष ना। काबिलियत पर कभी ये भी एक राजनीति का ही जो मैं समझ रहा हूँ ना, विचित्र जी ये कह रहे हैं
कि अगर विपक्ष के पास इतने नंबर थे और विपक्ष की इतनी दिलचस्पी थी इस चुनाव में तो अपना उम्मीदवार लड़ाते और कोई जीत पार्टी लाइन का थोड़ी था कि ये तो 1200 विपक्ष में में- अच्छा बाबा। फिर उसमें ढूंढना पड़ेगा हमें कि 1200 में विपक्ष के कितने तो क्या सांसद हैं। विपक्ष में कोई भी सब निकम्मा है, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? क्यों लड़ेंगे जब नहीं राजीव स्पोर्ट्स सचिव है, जब स्पोर्ट्स सचिव जो जब एक ऊपर- सचिव है, बाबा जब लेकिन बीसीसीआई के चुनाव भी तो ऐसे नहीं होते थे कि नहीं कोई जब एक कांग्रेस सचिव का हो गया अच्छा काम प्रेसिडेंट कर और- रहा है तो वो कंटिन्यू कर रहा है उसमें विपक्ष। मैं अभी भी कहता हूं कि आप इस ढंग से मत सोचिए चुनाव को। एक क्लब का चुनाव उत्सुकता और जो दिलचस्पी इसलिए बन गई है कि जिस सोते हुए क्लब में 100 वोट पड़ते थे इस बार 700 वोट पड़े हैं। यही है इस क्लब के चुनाव नहीं की। बाबा, इससे ज्यादा उत्सुकता इस बात में है कि संजीव बालियान कुछ खास लोगों के उम्मीदवार थे और वो हार गए। हाँ ये भी है कि- लेकिन मैं यही कह लेकिन रहा इसका हम ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे सकते मैं हैं। कह रहा हूं, लेकिन मैं क्योंकि इसीलिए कह रहा हूं इसका कि इसका विपक्ष- देखिए इसका हम कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे सकते हैं। पार्टी की तरफ से तो नहीं कहा गया ना कि आप किसको वोट करेंगे। नहीं। कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कहा गया हो, मैं यही लेकिन कह रहा हूं बीजेपी की तरफ से किसी को नहीं कहा गया। नहीं, वो बता रहे हैं नहीं, कि कांग्रेस की बता तरफ रहे से हैं कि कौन सोनिया है गांधी कही सांसद थी। को। वो अलग बात है। लेकिन किसी जो सांसद बगल का को मुजफ्फरनगर पार्टी के से पहले फोन का जो कांग्रेस का एमपी होगा जाट होगा वो दिया होगा उनको वोट। ऐसे थोड़ी है, ऐसे उसको भी वोट मिले ना, उसको कम वोट नहीं मिले हैं भाई। 290 वोट बहुत क्लोज हो गया था इलेक्शन। आप कैसे कह बीच में सकते तो हैं? 20-30 वोट से मार्जिन था, ऐसा लग रहा हाँ था कि गेम पलट शुरुआत जाएगा के 2-3 रात को। राउंड में 3 वोट 4 वोट का मार्जिन। मैं तो पूरे काउंटिंग के समय रहा हूं 15 ना, से 20 एक तक के एक जितने फ्लैश राउंड थे, भेजा। उसमें 20-20 वोट ऐसी का, बात 30 नहीं है, वोट का पर्सनल लेवल पे बहुत वोट दिए गए जो आप जानते हैं। मैंने कहा ना कि यदि मैं खड़ा हूँगा तो आपको फ़ोन करूँगा, आप आएंगे तो आप मुझे वोट देंगे। का बोले ना पहले तो बाबा को देते हैं। इस लेवल पे भी वोटिंग हुई है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसी बातचीत से नहीं मन में सवाल आ रहे हैं ना। आप सोचते हैं कि भाई राजीव प्रताप रूडी को कोई निपटाना चाहता था क्या कि भाई ये 5-4 बार का हो गया इसका टर्म, इसको हटाया जाए। नहीं तो फिर तो मतलब आप फिर संजीव बालियान को क्यों लड़ाया गया? मतलब ये इस उलझन से निकल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। अगर ये थॉट में होता तो फिर स्ट्रेटेजी इतनी कमजोर नहीं होती। टारगेट ओरिएंटेड में कोई क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी और नहीं मुझे है। लगता है- अगर टारगेट ये होता तो टारगेट अचीव हो गया होता। हाँ, और उसमें तो चुनाव लड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, अगर वही- पार्टी आज भी बोल देती, मुझे पक्का ये है कि रूडी आपको नहीं मैंने लड़ना कहा ना है, कि ये तो मुझे- जल्दबाजी में सोचा गया निर्णय है, नहीं तो पूरा पैनल होता। अगर आप हम सबकी बात सच है तो मुझे लगता है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था। एक तरीके मैसेज नहीं है जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ना कि भाई एक खास व्यक्ति की वजह से चुनाव दिलचस्प बन लेकिन गया। सर एक चीज और भी है कि टॉप लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट की बात किससे आ रही है? वो आ रही है निष्कांत दुबे के जरिए। नहीं वोट डालने के उसको लेकर के यदि स्किप कर जाते तो कोई चर्चा नहीं लेकिन होती नहीं, वोट नहीं पीएम तो नहीं जाते। पीएम नहीं जाते हैं PM वोट नहीं करने, गए। बट टॉप लीडरशिप में अब ये हैं अगर सांसद हैं तो मेंबर हैं। नहीं, नहीं, वो मेंबरशिप सारे- है कि नहीं ये नहीं हाँ पता। यही बात। मुझे लगता है लेकिन जब आप इसकी पूरी ये करेंगे तो ये बात सही है कि ये क्लब का चुनाव बतौर 2 सांसदों में ऐसे ही शुरू हुआ, लेकिन बात बनते बनते क्या कहें एक बड़ा सा बलून बन गया और वो बलून अब पूरा देश देख रहा है। और मैं आपको बताऊं ये जो सवाल हो रहा है ना कि इतने सालों से है, तो मैंने ये सवाल पूछा तो बोला कॉन्स्टिट्यूशन उस क्लब के यदि संविधान में है तो हम लड़ रहे हैं, आप चेंज कर दीजिए तो अगले बार से मैंने कहा ना कूलिंग पीरियड होगा, शायद रूडी का टर्म अब कोई और लड़ेगा यदि कोई लड़ना चाहे वो सक्षम व्यक्ति हो आपने तो। प्रेस क्लब वाली लगता है कि थ्योरी बता दी हाँ है बता वो दी है, लोग। मैंने पूरी बता दी है और मैं अगला वाला लड़ूंगा। मेरा कूलिंग पीरियड खत्म हो बाबा रहा आपने है, आप लोग तैयार हो अपने जाइए। सुनिए अपनी रणनीति का खुलासा भी आपने बाबा ने हम लेटेस्ट बाबा ने अपनी चुनावी रणनीति का वैसे खुलासा भी कर दिया है, तो मुझे लगता है आपके जो अपोनेंट्स हैं वो देख भी रहे हैं। बाबा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के SIR करा रहे हैं और एक नया मेंबर बना रहे हैं फॉर्म 6 देके। इस उम्र में PCI की मेंबर बन रही है। इतने सालों की पत्रकारिता करने के बाद एजेस नहीं तो वही लोकेशन, ये तो सवाल था कि 70 साल की शकुन रानी कैसे बन सकती नहीं है? वही तो बात है ना, वही तो मैं आपको 70 साल की नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ 75 का ये कि- कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ है। कि इतने साल जर्नलिज्म करने के बाद इतने दिनों पूरे से 23 साल। हाँ 23 साल हो गए ना, 23 साल। फिर आप प्रेस क्लब की मेंबर बनेंगी और फिर आप वोट करेंगी। नहीं नहीं इसके पहले तो इतना तो बनता है। भाई आपने वोटर की लॉयल्टी इतनी तो बनती है, हमारा नेता कैसा हो। मैंने सोचा कि आज का जो कैफ़े है वो बहुत जल्दी खत्म होगा, क्लब के चुनाव की चर्चा है, लेकिन आपने देखा कि कैसे लोग उसमें इतना रस लेकर के बात कर रहे थे। तो कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।